सेहत से ही ज़माना है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डीडी उर्दू के प्रोग्राम इल्म सेहत में आपका खैर मक़दम है। आज के इस प्रोग्राम में हम एक और ख़ास मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, इलाज पे तदबीर यानी रेजिमेंटल थेरेपी के बारे में। ये एक ख़ास किस्म की थेरेपी है जिससे जिस्म के सभी तरह का वेस्ट मटेरियल निकाल लिया जाता है और जिस्म की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाया जाता है ताकि हमारी सेहत बनी रहे। आइए जानते हैं ऐसी कुछ तदबीरों के बारे में। इलाज बिल तदबीर एक बहुत ही कदीम तरीका इलाज है और ये यूनानी की एक बहुत ही इम्तियाज़ी खुसूसियत है। इलाज बिल तदबीर का मतलब ये है कि हम दवाओं का इस्तेमाल ना करके सिर्फ तदबीर के ज़रिए यानी रेजिमेंट्स के ज़रिए या मरीज़ को कुछ हिदायत देकर ग़िज़ा के तौर पर या उसको कुछ एडवाइस करके और हाथों की मदद से इलाज करें और उसमें कम से कम दवाओं का इस्तेमाल हो, क्योंकि अगर हम दवाओं का इस्तेमाल करेंगे किसी मर्ज़ को दूर करने में तो फिर वो इलाज बिल तदबीर की तारीफ़ में नहीं आएगा। इलाज बिल तदबीर क्या होता है? सिर्फ असबाब सित्ता ज़रूरिया में हम चेंज करते हैं ताकि एक इंसान जो है वो सेहतयाब हो जाए, जिनको हम मरीज़ के हिसाब से और मरीज़ की बीमारी के हिसाब से हम उसको एडवाइस करते रहते हैं। एक इंसान सिर्फ दवा खा रहा है और एक इंसान दवा के साथ साथ ये तदाबीर भी यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो इंसान 10 दिन में ठीक होगा, ये 2 दिन में ठीक होगा, तो हम एक्सेलरेट करते हैं डिजीज़ की जो प्रोग्नोसिस है, पेशेंट को जो ठीक होने का टाइम है वो इन तदाबीर से बढ़ जाता है। कपिंग यूनानी तिब की एक ख़ास टेक्निक है जो एक्यूप्रेशर के उसूलों पर टिकी हुई है। इस तरीके को अपनाने के लिए गोल ग्लासों का इस्तेमाल किया जाता है। अल हिजामा से नसों और नाड़ियों में आई हुई रुकावटों को दूर किया जाता है। कपिंग भी 3 तरह की होती है जो वक्त और ज़रूरत के हिसाब से चुनी जाती है। हिजामा जो लफ्ज़ है वो हज्म से निकला है, जिसके मतलब होते हैं नश्तर यानी कि सींगियाँ खिंचवाने के। ज़माने दराज से अगर हम देखेंगे हिस्ट्री से ये यूज़ होता था और अभी भी अगर हम गांव देहात में जाएंगे तो सींगियाँ खिंचवाने वाले हमें मिलेंगे। कपिंग से होता ये है कि उस जगह पर एक दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से उस जगह की जो कैपिलरीज़ हैं वो डायलेट हो जाती हैं, तो जब डायलेट होती हैं तो उस जगह पर खून का दौरान बढ़ जाता है, तो उससे ये होता है कि ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है तो उससे जो फ्लूइड हैं, रतूबतें हैं, उनकी हरकत पजीरी भी बढ़ जाती है और जब उनकी हरकत बढ़ जाती है तो उस जगह पर दर्द या कोई खिंचाव या तनाव वगैरह जो होता है उसमें उसको दूर करने में बहुत मदद मिलती है। जो कपिंग है ये हम यूजुअली 3 तरीके से करते हैं आजकल। एक तो ये होता है ड्राई कपिंग जिसमें हम सिर्फ कप लगाते हैं, दूसरा होता है इसको हम बोलते हैं हिजामा बिला शुर्त यानी कि हमने कोई इंसिजन नहीं लगाया। ड्राई कपिंग में हम कट नहीं मारते बल्कि कप्स को जिस जगह पर लगाना होता है उस जगह पर ऐसे ही रख देते हैं, तो इससे ये होता है कि वैक्यूम बनता है और वो जगह जो है ऊपर उठाती है। ये मेथड है ड्राई कपिंग का। इसमें ये कप होता है, ये फाइबर का है, कप हमने यहाँ फिट किया और इस वैक्यूम ऑपरेटर से हम यहाँ वैक्यूम क्रिएट करते हैं लाइक दिस। इस पेशेंट की यहाँ 2 पोजीशंस पर हम ये कप्स लगा देते हैं। जो उनके लोअर बैक में पेन है, जो इनका ये कॉलम है, जो नर्व्स यहाँ से जा रही हैं, इस पेन को ये कंट्रोल करती हैं। ये मेथड अल्टरनेट डेज पे हम इनसे करवाते हैं। अगर पेशेंट की पोजीशन ज़्यादा सीवियर है तो उसे हम डेली भी इसकी एडवाइस करते हैं। प्रोसीजर 1 महीने तक लगातार चलाना होता है, इससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह 5 से 10 मिनट के बाद इसकी जो स्ट्रिप लगी हुई है उसे ऊपर करके वैक्यूम निकाल देंगे और इसे इस कप को इजीली रिमूव कर सकते हैं। इस कप लगाने से जो एक वैक्यूम क्रिएट होता है उससे आसाब में एक तहरीक पैदा होती है। उस तहरीक से ये जो दर्द है उसमें आराम मिलता है। मेरे आदमी की बहुत दर्द है, मैं यहाँ पे मतलब 3 महीने से हूँ, मगर ये है कि धीरे धीरे इलाज हो रहा है, सुधार आ रहा है इनमें। डॉक्टर इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, हर तरह से हमारी सहायता कर रही हैं, मदद कर रही हैं कि किसी तरह ये ठीक हो और हम सही हो जाए। मैंने हर जगह इनका इलाज किया मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं यहाँ यूनानी में आई हूँ, डॉक्टर साहब हैं इनकी, बहुत अच्छी डॉक्टर है जिन्होंने इनका इलाज शुरू किया और ये इनको पहले से बहुत आराम महसूस हो रहा है। वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी 2 तरीके हैं। एक तो हम फायर का इस्तेमाल करते हैं जिसे हजामत बिल नार कहते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए पहले हम इसको स्पीड स्वैप से इसको क्लीन करेंगे, हाइजीन का पूरा ख्याल रखेंगे, एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करेंगे। कोई भी एंटीसेप्टिक बीटाडीन वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूनानी में हम रोगन कमेला इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पेशेंट जिसके ऊपर मैं ये कपिंग करने जा रहा हूँ, इनके शोल्डर्स में दर्द है। इसमें जो मैं कप का इस्तेमाल करूँगा
उस कप में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए मैं स्पिरिट में आग लगाऊंगा। स्पिरिट स्वैब में आग लगाकर हम उस कप में ले जाएंगे ताकि ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, और उसके बाद जो टारगेट हमने फिक्स किया है कि कहाँ पे लगाना है, उस पार्ट पे हम उसको फिक्स कर देंगे। वैक्यूम की वजह से वो वहाँ पर एकदम फिक्स्ड हो जाए और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। और ये जब तक रखेंगे जब तक कंजेशन ऑफ ब्लड ना हो जाए, यानी कि उस एरिए में लाली ना आ जाए। उससे पता चलता है कि सर्कुलेशन इस तरफ ज़्यादा हो रहा है, तो हमारा मकसद इससे हल होने जा रहा है। कपिंग का जो बेस्ट सीज़न है वो चांद के जो महीना है उसके मिड में जो है सबसे बेस्ट माना गया है, और वो भी तीसरे पहर, दिन के तीसरे पहर 2 से 3 के बीच का टाइम जो है वो बहुत मुनासिब है। कपिंग का जो तरीका है ये बिल्कुल सेफ़ है, महफूज तरीका है, इसमें कोई हार्म नहीं है, लेकिन ये किसी तजर्बेकार के ज़रिए ही कराना चाहिए, क्योंकि उस तजर्बेकार आदमी को ही पता होता है कि किस बीमारी के लिए कहाँ पर कितनी देर कप लगाना है। पॉइंट्स होते हैं उस कप लगाने के, उसके अकॉर्डिंग ही कराना चाहिए। तो उससे ये होता है कि अगर कोई दर्द हो पुराना या स्पेशली गैसियस पेन हो, उसके डिस्पर्स करने में बहुत मदद मिलती है। कपिंग की जो दूसरी किस्म है जिसको कहते हैं वेट कपिंग या हजामत बिशुरुत, पहले हम इस एरिया को साफ़ करेंगे, फिर हमने इस पे कप लगाया, और कप के बाद ताकि वो एक हमें डिमार्केशन लाइन बन जाए, फिर हमने छोटी छोटी सुइयों के इंसिजन्स लगाए। उसके बाद मैंने फिर से कप लगाया। तो क्या होगा, जो हमने इंसिजन्स दिए, एक तो वो हमारी इम्यूनिटी यानी कि जो हमारी बॉडी खुद लड़ती है डिजीज़ से, वो जाग जाएगी क्योंकि हमने यहाँ इंसिजन दी, यहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ। दूसरा ये होगा कि जो मादे मर्ज़ है जो डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तफराग होगा। और तीसरा जो सक्शन है उससे स्टिमुलेशन होगा नर्व्स का, और जो इनको सुनपन है इनको आराम मिलेगा। वेट कपिंग जो है उस जगह मुफीद है कि जहाँ पर हमें ये हो कि इस जगह पर खून का जमाव हो गया है और खून का सर्कुलेशन वहाँ पे सही नहीं है, तो उस जगह पर हम वेट कपिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम हर किसी बीमारी में जो है डिफरेंट साइट्स पे कप लगाते हैं, और ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन अकड़ना, इनमें तो इसका रोल है ही है। इसके अलावा स्किन की डिजीज़, ल्यूकोडर्मा, बर्स, बहक, हर एक मॉडलिटी, हर एक बीमारी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट कुछ बेआरामी महसूस करे तो, या फिर उसको दर्द होने लगे या खिंचाव होने लगे, तो उस वक्त उसको हटा देना चाहिए, लेकिन कम से कम 15-20 मिनट तक इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जी मैं बहुत दवा कराया, मतलब सही नहीं हुआ। यहाँ से यहाँ तक सुन्न की तरह है जी, और यहाँ पे चिलकता है गांठ के पास में। ठीक है, तो हमने यहाँ सुना नाम किसी का बताया तो आया यहाँ पे दवाई मतलब करवा रहा हूँ। इलाज बिल तदबीर में मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए गए हैं। वेनिसेक्शन यानी फसद एक बेहतरीन तरीक़ा है जो बहुत ही कामयाब है। आइए जाने ये है क्या। वेनिसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि हमको उस जगह का, उस नर्व का जो उससे कंसर्न है, तेज़ी से ब्लड निकालना। तो हम उसके लिए 18 गेज की ये कोई एक निडल लगा देते हैं, जो करते हैं हम यहाँ पर, और उसमें से तेज़ी से 8-10 ml तक हम उसका ब्लड निकालते हैं। ये फसद का प्रोसीजर है। इसमें अगर वेन्स में जो हमारी वरीदें होती हैं, इसमें अगर कंजेशन हो जाता है, ब्लड अक्यूमुलेट हो जाता है, तो हम उसको फसद के ज़रिए उस खून को बाहर निकालते हैं, जिससे कि वहाँ की जो वेन्स हैं उनका कंजेशन ख़त्म हो और सर्कुलेशन फिर से नॉर्मल हो। तो उसमें सिर्फ पेशेंट को एक निडल डाल के वहाँ से वेन से ब्लड बाहर निकाला जाता है। फिर उसके बाद पेशेंट को उसी टाइम ही रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वहाँ का कंजेशन ख़त्म हो जाता है और पेन भी कम हो जाता है। फसद सिर्फ बेसिकली कंजेशन के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर वेन्स में कंजेशन हो जाए, क्योंकि वेन्स ही सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज तो मिलती नहीं है, और आर्टरीज में तो वैसे भी प्योर ब्लड होता है, हम वेनिसेक्शन नहीं कर सकते उसमें। शियाटिका के मरीज़ बहुत ट्रीट करते हैं हम लोग, और उसमें बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कभी कभी मरीज़ को एक बार में ही फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी 3-4 बार आना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें वेनिसेक्शन नहीं करते हैं। पहले तो पेशेंट की कंडीशन देखनी चाहिए। वेनिसेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट लेडी में हम नहीं करते हैं। अगर कोई हार्ट पेशेंट है उसमें हम वेनिसेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस करने के बाद वेंट्रिकल फेलियर का रिस्क रहते हैं। लेकिन मेन है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज़ ना हो पेशेंट को, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट और ब्रेन से ही रिलेटेड रहता है। मैं 2-2.5 साल से इसका इलाज करा रहा हूँ। चोट लग गई थी कमर में, तो उसको आराम मिलता है 1-2 महीना, लेकिन फिर दर्द चालू हो जाता है। उससे बहुत परेशानी होती है, कमर में कुल्ले में तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर मेरठ में और इधर मुजफ्फरनगर में कहीं जगह इलाज करा, लेकिन आराम नहीं मिलता इससे। पिछली बार आया था 15-20 दिन पहले, तो दवाई दे दी इधर से, और आज बुलाया फिर। तो अब थोड़ा ये फंस करा है इन्होंने, खून निकाला, थोड़ा दर्द हुआ,
थोड़ा आराम महसूस हुआ। मुझे आराम मिला तो मैं दूसरे को बताऊँगा इंशाल्लाह कि इधर फ़ायदा होता है, अच्छी दवाई मिलती है। अभी इधर एडमिट के लिए बोला है मेरे को, तो अभी एक महीने के लिए एडमिट करेंगे इधर, तो उससे देखते हैं कितना आराम मिलता है। हमाम भी इलाज बिल तदबीर का एक तरीक़ा है जो मरीज़ की हालत में बड़ी तेज़ी से सुधार लाता है। आजकल की नई तकनीकों ने इसे और भी महफूज और कारगर बना दिया। हम्माम का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं कि बात करना, जो घरों में नहा लेना, बल्कि खुसूसी तिब्बी तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने मेडिकल एप्लीकेशन के तौर पर हम बात को यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं। पहले हमाम 3 कमरे इसके लिए होते हैं, 1 2 3। पहला कमरा होता है बारिद रतब, यानी उस कमरे में हम ठंडे पानी से गुस्ल कराते हैं। दूसरा कमरा होता है हार रतब, उस कमरे में हम गर्म पानी से उसका गुस्ल कराते हैं। अब वो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं कि कितनी देर उसको ठंडे में रखना है और कितनी देर फिर उसको गर्म में रखना है। जो तीसरा कमरा होता है उसको कहते हैं हार याबिस। हार याबिस का मतलब है गर्म और खुश्क हवा, यानी ऐसी हवा जिसमें नमी ना हो। इसके लिए हम लोग हीट कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर हीट हम जो है तकरीबन 40 डिग्री तक के रखते हैं। उसमें उसको 10-15 मिनट बिठाते हैं, जिससे उसका पसीना निकलता है। इससे वो उसके एक तो मसाम खुल जाते हैं पूरे जिस्म के, और वो अपने को तरोताज़ा महसूस करता है, और जो उसके आसाब हैं उनमें स्टिमुलेशन होता है, और वो किसी हद तक के अपना जो कमज़ोरी है उसकी वीकनेस वो कम होती है। मौजूदा दौर में न तो इतनी जगह की तंगी की बिना पर और वक्त की तंगी की बिना पर अब उसमें हमने मॉडिफिकेशन करते चले आए हैं। बजाय इसके हम बड़ी बड़ी फर्नेस लगाएं, उसमें आग जलाएं और उसमें पानी गर्म करें, तब उसके बाद उसमें घंटों में भाप बनेगी। तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे भाप बनती है, और छोटी सी जगहों में बैठाल के कुर्सी पे हम बहुत आराम से मरीज़ को स्टीम बाथ बहुत आसानी से हम दे सकते हैं। लेकिन जब भी हम हमाम किसी को तजवीज़ करें, हमें बहुत सारे एहतियात रखने चाहिए। किसी इंसान को बुखार नहीं होना चाहिए या कोई एक्यूट इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में हमाम उन चीज़ों को बढ़ा सकता है। बाकी सब चीज़ों में हम हमाम कर सकते हैं। हमाम के फ़ायदे ब्रोंकाइटिस में, स्किन डिजीज़ में बिल्कुल इस्टेब्लिश साइंटिफिकली प्रूव हुए हैं कि हमाम को हम इन ब्रोंकाइटिस, एज़मा, जो भी हमारी जो होती है ना रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं, सांस की प्रॉब्लम्स, उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। स्किन डिजीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, और ओबेसिटी में, जो कि आजकल बहुत बड़ा चैलेंज है, उसमें भी बहुत बड़ा फ़ायदा है हमाम का। मैं रात में करीब 8 बजे साइकिल से जा रहा था मैं, और अंधेरा था, बिजली खंभे से टकरा गया, तो मेरा यहाँ टाँके भी आए मेरे, और ये तमाम चोटें आई तमाम, और बदन में जो है गुम चोटें हैं जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ है, और वरम है हाथों में बहुत ज़्यादा, रात में सो नहीं पाता हूँ। तो यहाँ सिकाई से मुझे फ़ायदा है। मेरठ मैंने इलाज कराया था एलोपैथिक का मेडिकल कॉलेज में, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए फिर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ के इलाज से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। दलक यानी मालिश एक और ऐसा तरीक़ा है जिसकी अपनी एक अहमियत है। मालिश की भी कई किस्में होती हैं, और ज़रूरत के मुताबिक ही तय किया जाता है कि किस किस्म की मालिश की मरीज़ को ज़रूरत है। यूनानी का जो प्योर तरीक़ा इलाज था वो ये था कि हम हाथों से इसकी मालिश करते थे, और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ़ रोगनियात का इस्तेमाल करते थे, और हम उसको यही नहीं बल्कि खुरदरे कपड़े से भी उसका मालिश कर सकते थे। किसी ऐसे रफ़ कपड़े को इस्तेमाल करके हम मालिश कर सकते थे। जब हम मसाज करते हैं तो पेरिफेरल सर्कुलेशन, जो जानिबी जो दौरान खून होता है, वो बढ़ता है। तो हम रोगन को इस्तेमाल करेंगे साथ में, तो उसका जज़ाब और उसका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे हमें एक साथ हासिल हो सकते हैं हरारत से और रोगन के इस्तेमाल से। ये जो मरीज़ है हमारा, इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, यानी कि इसकी मसल्स जो है वो पैदाइश से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से ये चल फिर नहीं सकते हैं। इनको हम तेल की मालिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं दलक अमलिस। वो मालिश जो चिकने हाथों से की जाती है, इसमें हम जो तेल लगाते हैं वो मुकव्वी यानी कि ताकत देने वाले, जैसे रोगन बादाम, रोगन ज़ैतून का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो इसकी बदन में जाएँ और उसको तक़वियत करें और इसकी मसल्स जो हैं वो उनमें और मजबूती आ जाए। जब हम मरीज़ों को ये अल्टरनेट हॉट फर्मेंटेशन और दलक करते हैं तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो चल फिर सकें। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी, ये काम 1-2 महीने में नहीं होता है, इसमें कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है। दलक का इस्तेमाल मुख्तलिफ़ अमराज में मुख्तलिफ़ हालतों में किया जाता है, और मुख्तलिफ़ किस्म की दलक को इस्तेमाल करके उनकी क़ुव्वत और उनकी मुद्दत के लिहाज से हम मतलूबा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ जहाँ पे हम इनको कंट्रा इंडिकेट करेंगे, हम मना कर देंगे कि हम मसाज नहीं कर सकते। तालीक़-ए-हल्क़ लीचिंग एक बेहद पुराना तरीक़ा इलाज है।
जो बेहद कारआमद है। सदियों से ये तरीक़ा अपनाया जाता रहा है और आज भी इससे आवाम को फ़ायदा पहुँच रहा है। ये ख़ास तौर पर जल्दी अमराजों के लिए बहुत मुफीद है। जौ के लुआब दहन में एक मादा होता है एंटीकोगुलेंट, यानी जो खून को जमने से रोकता है, वो हाइड्रोडिन के नाम से जाना जाता है। तो जब जौ जिस जगह पर चिपकती है या जिस जगह पर काटती है तो उस जगह पर ये हाइड्रोडिन जो है वो जल्द के नीचे पहुंचकर दौरान खून में शामिल हो जाता है। तो हाइड्रोडिन की खुसूसियत ये होती है कि जहाँ जहाँ पर खून जम रहा है उस जमाव को ये दूर करती है। जब जमाव को दूर होती है तो वहाँ पर सर्कुलेशन, खून का दौरान बढ़ जाता है, और जब खून का दौरान बढ़ता है तो वहाँ पर नए टिश्यूज़ पैदा होने लगते हैं, नई कैपिलरीज पैदा होने लगती हैं जो ज़ख्म के भरने में मदद करती हैं। ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, इवन इन्फ्लेमेशन, सूजन वगैरह है, सूजन वगैरह को रोकता है, और ब्लड फ्लो यानी कि जो खून है खून के दौरान को बढ़ा देता है। तो इसी वजह से जो है हमने देखा है लीच को हम इवन हार्ट डिजीज़ में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अमराज के जो किसी दवा से जिनमें अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है तो उनमें अगर हम जोंक का इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी बेहतर हमें नताइज देखने को मिले हैं। वजाउल मफासिल बलगमी, जो बलगम की वजह से वजाउल मफासिल आर्थराइटिस है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। सर्दियाँ आती हैं तो हर किसी को बहुत ज़्यादा जो है साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम लीच को यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम इसको करते हैं, या डायबिटिक अल्सर हैं, बहुत पुराने अल्सर, उसमें हम लीच देते हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले से कोई ज़ख्म हो या वो जगह जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो तो वहाँ पर भी लीच का इस्तेमाल से आदमी आमतौर पर बचा जाता है। लीच सबसे अच्छी वो होती है जो काली हो, पतली हो, बहुत ज़्यादा मोबाइल हो, एक्टिव हो। ये इसका मुंह होता है, इसके दो एंड्स होते हैं, दोनों ही सकिंग होती है। जो छोटा वाला एंड है ये देख रहे हैं, ये इसका मुंह है, लेकिन सक ये दोनों एंड से करता है। तो हम पहले ये वाला एंड लगाते हैं, पीछे एंड से हम इसको होल्ड करते हैं। ये जो बच्चा है जिसको आप देख रहे हैं उसको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस है, इसीलिए हम इनको चेहरे पे जो इनका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जोंक लगाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो लीच है अब ये बहुत मोटी हो गई, इसने बहुत सारा खून चूस लिया है, और इसकी जो स्लाइवा में है जो बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस सूजन को कम करते हैं, खून के सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जिससे इसको इंशाल्लाह बहुत आराम होगा। मैंने काफ़ी इलाज करे इस बच्चे के, कई जगह दिखाया है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़े दिन आराम होता है फिर वही हो जाता है। अब मैं यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे बहुत फ़र्क है, और यहाँ डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने ये लगाई, अब इससे बहुत बेटर है। टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है इलाज, बहुत फ़र्क पड़ गया, बॉडी में बहुत फ़र्क है, सिर्फ चेहरे पे रह गया इसके। रियाजत या कसरत भी एक ऐसा तरीक़ा है जिसकी यूनानी तिब में ख़ास जगह है। जिस्मानी कसरत का यूनानी तिब में ख़ास जिक्र है। ये तंदुरुस्त रहने और बीमारियों को ठीक करने के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। ये न सिर्फ पेट, हाजमे और जिस्म के लिए ही फ़ायदेमंद है बल्कि रूहानी तौर पर भी सुकून पहुँचाती है। इलाज भी तदबीर में इसको रियाजत के नाम से जानते हैं, एक्सरसाइज। रियाजत यानी एक्सरसाइज से तो सब लोग वाकिफ़ ही हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या है। बेसिकली इसी से, एक्सरसाइज से ही ये पूरा एक डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी का निकला है। ये एक ऐसा अमल है, इरादी या गैर इरादी तौर पे हम अपने काम के लिए जा रहे हैं तब भी हमारी कुछ न कुछ रियाजत हो रही है, लेकिन वो गैर इरादी है। मजदूर है, वो काम कर रहे हैं, इनको बोलते हैं हरकतें गैर इरादी। और इरादतन जब हम रियाजत का या एक्सरसाइज का मकसद जब हमारा होता है तो ये देखा गया है उसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को हम एक्सरसाइज कराते हैं वो कुछ तो डिजीज़ हैं उन्हीं में कराते हैं, और कुछ हेल्थ को एनहांस करने के लिए, ठीक करने के लिए बेसिकली ज़्यादातर हम जो आसाब के मरीज़ होते हैं उन लोगों को कहते हैं करने के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी की जो है मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, हमें बहुत गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है, और उसी मिकदार से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक है, नुकसानदेह है, वो बाहर निकलती है। तो रियाजत के भी हमारे यहाँ बहुत सारे अक़साम हैं। जब हम उसको एक्सरसाइज कराते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मशीनों से यहाँ, और उसको कुछ दवाएँ देने की भी ज़रूरत पड़ती है जिससे जो नर्व्स हैं, जो आसाब हैं, उसका स्टिमुलेशन हो, और साथ साथ में एक्सरसाइज, तो वो कम से कम वो मरीज़ इतना हो जाता है कि अपने रोज़मर्रा के किसी हद तक काम करने लगे। पहली है जिसमें हमें कुव्वत, अगर हमने वेट लिफ्टिंग जैसे करते हैं, बहुत ज़्यादा कुव्वत का इस्तेमाल किया, उसको हम बोलते हैं रियाजत कविया। अगर बहुत हमने कम कुव्वत का इस्तेमाल किया, सिंपल चल रहे हैं वॉकिंग की, रियाजत ज़ईफ़ा हो गई। इसके अलावा हमारी होगी अगर हमने बहुत लंबे अरसे तक कोई एक्सरसाइज, सिंपली अगर आप चलते भी हैं 1 घंटा 45 मिनट, उसको हम बोलते हैं रियाजत कसीरा या तवीला, जो बहुत जिसमें ड्यूरेशन का
जो है दखल हो। इसके अलावा उसका ऑपोजिट वो एक्सरसाइज जो हम बहुत कम मुद्दत के लिए करते हैं उसको बोलते हैं रियाजत कलीला। इसके अलावा जो होती है हमारे यहाँ रियाजत जिनको बोलते हैं बत्ती, एक हरकत से एक मूवमेंट से दूसरी मूवमेंट में बहुत जल्दी जल्दी हम चलें, उसको हम बोलते हैं रियाजत सरिया। और बहुत स्लो एक हरकत से दूसरी हरकत में अगर बहुत ज़्यादा वक्फा है उसको हम बोलते हैं रियाजत बतिया। जो मरीज़ ऐसे हैं जो जिनको दिल की बीमारी है या बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको हम एक्सरसाइज इस तरह की जिससे उनको ख़तरा हो सकता है उनको मना करते हैं। तकरीबन 2 साल से बराबर मुस्तकिल यहाँ घूमने के लिए आता हूँ। सुबह फजर की नमाज के बाद घूमने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले मुझे जो है जब मैं घूमने नहीं आता था तो मुझे नमाज़ पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। जब से मैंने घूमना शुरू किया है तो नमाज में, चलने में, उठने में, बैठने में मुझे बहुत आसानी हो गई है। और इससे मेरा ब्लड प्रेशर और जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है और शुगर बिल्कुल एकदम मेंटेन हो गई है, बिल्कुल कंट्रोल हो गई है। मैं बीमार हो गया था अभी पीछे काफ़ी, तो डॉक्टर को दिखाया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने हकीम को दिखाया तो यूनानी दवाएं ली, उससे फ़ायदा हुआ। एक दिन मैं मेडिकल स्टोर पे दवा लेने गया तो बोला वो मेडिकल वाला मेरा दोस्त बोला कि यार तू कहाँ चक्कर में पड़ गया डॉक्टरों के, तुझे तो मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, ये सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी जो भी पेट की हैं। तो मैंने जब से रूटीन बना ली है अपनी सुबह मॉर्निंग वॉक की, सुबह किसी भी मैं बाहर चला जाऊँ तो अलग बात है, वैसे दिल्ली में होता हूँ तो डेली मॉर्निंग वॉक मेरी होती है। सुबह उठ के 5 बजे नमाज़ पढ़ के मैं इधर आ जाता हूँ और मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मॉर्निंग वॉक के इतने फ़ायदे हैं कि लोग अगर उस तरफ ध्यान दें तो दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सच्चाई तो ये है। मैं यहाँ पे हर रोज़ आके एक्सरसाइज करता हूँ और अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। जब से छुट्टी हुई है या फिर जब भी कोई टाइम मिलता है मैं हर रोज़ सुबह को यहाँ पे आके एक्सरसाइज करता हूँ। एक्सरसाइज से जो मुझे यहाँ पे फ़ायदा हुआ, पहले मेरा पेट थोड़ा सा निकला हुआ था, मेरी हेल्थ थोड़ी ख़राब थी, अब मैं पूरा फिट हूँ। एक्सरसाइज मुझे मेरे डॉक्टर ने भी एडवाइस दी थी कि अगर तुम हर रोज़ वॉक करोगे, जॉग करोगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी रहेगी, तुम्हारा बाइसेप्स वगैरह अच्छी रहेगी। तो उसकी वजह से मैं अपनी आगे फ्यूचर के लिए अपनी हर रोज़ यहाँ पे आके वॉक करता हूँ। हमारा तो मकसद ये है कि इंसान की फलाह बहबूद, इंसान की सेहत कायम रहे। इसमें किसी भी तरह का डिमार्केशन नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे तिब के लोग मिल करके इंसान की सेहत को कायम और दायम रह सकें। तो देखा आपने, यूनानी तिब में कई ऐसे बेहतरीन तरीक़े हैं जिनसे मरीज़ को बिना नुकसान पहुँचाए अंदरूनी और बैरूनी तौर पर आराम पहुँचाया जा सकता है। रेजिमेंटल थेरेपी यानी इलाज बिल तदबीर ऐसा उम्दा तरीक़ा है जो यूनानी तिब के किसी और तरीक़े इलाज बिल ग़िज़ा और इलाज बिल दवा के साथ साथ मरीज़ को एक बार फिर से सेहतमंद ज़िंदगी का तोहफ़ा देते हैं। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे क्रॉनिक डिजीज़ के बारे में। सभी की सेहत के लिए दुआ करते हुए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शब्बा खैर, अलविदा। पुरखों से मिला है खजाना